दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। इसी कड़ी में मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बैंकों की ड्यूटीज़ क्या है और बैंकों के राइट्स क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। और आज बात करते हैं हम सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ बैंक। जी हाँ, जब ड्यूटीज़ ऑफ बैंक की बात होती है तो सबसे प्राइम जो ड्यूटी होती है, पहली ड्यूटी होती है टू मेंटेन सिक्रेसी। अपने ग्राहकों की जो जानकारी है उसकी गोपनीयता को सुनिश्चित करना। जी हाँ, ये प्राइम ड्यूटी है, ग्राहकों की जानकारी के बारे में गोपनीयता बरकरार रखना, उनकी गोपनीयता को सुनिश्चित करना, ये बैंकों की प्राइम ड्यूटी है। दिस ड्यूटी आर एज पर इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ग्राहक बैंक में खाता खोलता है तो इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये ड्यूटी आती है कि उनकी सिक्रेसी को मेंटेन किया जाए, उनके खातों के बारे में जानकारी को गोपनीयता सुनिश्चित की जाए। और ये जो ड्यूटी है खाता बंद होने के बाद भी लागू रहती है। दिस ड्यूटी इज़ कंटिन्यूड इवन आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट। जी हाँ, अगर खाता बंद भी हो गया तो ये ड्यूटी जो है रहती है बैंक की कि उसकी गोपनीयता को बरकरार रखी जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर बैंक जो है इस ड्यूटी में छूट मिलती है और ये जानकारियाँ साझा कर सकते हैं। वो कौन से कंडीशन हैं, आइए बात करते हैं। बैंक कैन डिस्क्लोज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। निम्नलिखित परिस्थितियों में जो बैंक है वो इन्फॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहला कंडीशन है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अगर लॉ की ज़रूरत है, कानून के अनुसार उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अगर कानून के नियमों के मुताबिक अगर जानकारी मांगी जाती है तो यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है एज़ पर कंसेंट ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर कंसेंट देता है, ग्राहक अगर सहमति देता है तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है एज़ पर प्रैक्टिसेस एंड यूजेस। जैसे बैंकों में प्रैक्टिसेस और यूजेस चल रहे हैं जिसके तहत जानकारियाँ साझा करी जाती हैं एक शाखा से दूसरी शाखा तक, प्रैक्टिसेस एंड यूजेस के तहत, तो उसमें साझा कर सकते हैं, उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। और अगली कंडीशन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। अगर ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ पर बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज की जा सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कि ये एक ड्यूटी है बैंक की कि कस्टमर के सिक्रेसी को मेंटेन किया जाए, लेकिन निम्नलिखित कुछ कंडीशन है जहाँ पर वो इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहला, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज़ पर कंसेंट ऑफ कस्टमर, एज़ पर प्रैक्टिसेस एंड यूजेस एंड एज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। जी हाँ, जहाँ बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट अगर है तो वहाँ पर डिस्क्लोज कर सकती है। अब दूसरी ड्यूटी हम बात करते हैं बैंकों की। जो दूसरी ड्यूटी है, बैंक मस्ट बी पे द चेक। जी हाँ, बैंक को जो प्रस्तुत होने वाले चेकों का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा, लेकिन ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर ये चेकों का भुगतान करेंगे। और दिस ड्यूटी एज़ पर सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट। जी हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 31 के तहत ये ड्यूटी दी गई, ये ड्यूटी मिली है बैंकों को कि बैंक मस्ट बी पे द चेक। लेकिन वो कौन से कंडीशन होंगे जहाँ पर बैंक जो है उन चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। सबसे पहला कंडीशन है इफ़ चेक इज़ इन ऑर्डर। अगर चेक सही ऑर्डर में लिखे गए हों, डेट सही जगह लिखे गए हों, सही तरीके से सही ऑर्डर में जो चेक का निर्धारित प्रारूप है उसमें तरह लिखे गए हों, तो चेक जो है ऑर्डर में है तो उसका भुगतान करना होगा। दूसरी बात होगी अगर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है, इफ़ सफिशिएंट बैलेंस इज़ अवेलेबल इन द अकाउंट। अगर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है तो चेक का पेमेंट किया जाएगा। इफ़ फंड प्रॉपरली एप्लीकेबल। जी हाँ, अगर जिस खाते से चेक काटी गई है अगर फंड एप्लीकेबल है तभी वो चेक का भुगतान किया जाएगा। और अगली कंडीशन है कि उस खाते में कोई गारनेसी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर ना हो। जी हाँ, बैंकों की ड्यूटी है कि चेक का भुगतान करना है ग्राहक के, लेकिन वो चेक ऑर्डर में होनी चाहिए, सफिशिएंट बैलेंस होनी चाहिए, प्रॉपरली जो फंड है एप्लीकेबल होनी चाहिए और गारनेसी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर उस खाते में न लगी होनी चाहिए। अगर किसी भूलवश या गलती से उस चेक को डिसऑनर किया जाता है तो उसके लिए बैंक लाइबल होता है। जी हाँ, इफ बैंक रॉन्गली डिसऑनर द चेक, बैंक विल बी लाइबल टू इट्स कस्टमर, दैट इज़ ड्रॉयर ऑफ द चेक, नॉट लाइबल टू द पेई। जी हाँ, अगर चेक डिसऑनर होता है, गलत कारणों से डिसऑनर होता है तो बैंक लाइबल होगा कस्टमर के प्रति, ग्राहक के प्रति। मतलब चेक जो हरता है, ड्रॉयर है चेक के प्रति, न कि अदाता के प्रति, तो बैंक जो है लाइबल होगा। जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे बैंकों की ड्यूटी की, तो यहाँ पर दो ड्यूटी की बात करें। सबसे पहला टू मेंटेन सिक्रेसी। जी हाँ, खातेदारों की जो गोपनीयता को सुनिश्चित करना, और दूसरा
चेकों का उनका भुगतान करना। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ बैंक। जी हाँ, बैंकों को कुछ राइट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं 3 राइट्स की। सबसे पहला जो राइट है राइट ऑफ लियन। जी हाँ, राइट ऑफ लियन। और दूसरी जो राइट है हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है राइट ऑफ सेटअप। पहली राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ सेटअप, और तीसरा जो अब राइट है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। चलिए अब चर्चा करते हैं राइट ऑफ लियन। जी हाँ, राइट ऑफ लियन जिसको ग्रहणाधिकार भी बोलते हैं, वो राइट ऑफ लियन क्या है समझते हैं। आइए कि राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिटेन पोजेसन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेप्टर टिल क्रेडिटर ड्यूज आर पेड। जी हाँ, एक क्रेडिटर है जो लेनदार है, लेनदार के पास ये अधिकार होता है उसके गुड्स और सिक्योरिटी को रखने के लिए तब तक जब तक उसका ड्यूज पेड न हो जाए, उस अधिकार को बोलते हैं राइट ऑफ लियन। जी हाँ दोस्तों, फिर से समझा देते हैं कि लेनदार का वह अधिकार जिससे वो देनदार के गुड्स और सिक्योरिटी को रखने का अधिकार रखता है तब तक जब तक उसका ड्यूज पेड ना हो जाए, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। ए राइट ऑफ ए क्रेडिटर टू रिटेन पोजेसन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ डेप्टर टिल द क्रेडिटर ड्यूज आर पेड, इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। अब ये जो राइट ऑफ लियन होता है ये किस तरह से होता है देख तो बात करते हैं। यहाँ ये जनरल लियन होता है। जनरल लियन जो है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 171 सेक्शन में इसकी परिभाषा दी गई है जनरल लियन की। और जनरल लियन इज़ अवेलेबल टू बैंक्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स, वॉर फिंगर्स, गोडाउन कीपर, वेयर हाउस कीपर, इनको अवेलेबल होता है। यहाँ दोस्तों अब बात करते हैं बैंकर्स लियन की। बैंकर्स लियन एक्चुअल में ये एम्पाइल्ड प्लेज है। बैंकर्स लियन इज ए इम्पाइल्ड प्लेज बिकॉज बैंक कैन रिटेन द पोजेसन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी एज वेल एज सेल द गुड्स आफ्टर नोटिस टू द बोरोवर। जी हाँ, बैंक का जो लियन होता है वो एक हिसाब से इम्पाइल्ड प्लेज है, क्योंकि इसमें बैंक जो है उस देनदार के गुड्स और सिक्योरिटी को अपने पास रख भी सकता है और उसको बेच भी सकता है उसको प्रॉपर नोटिस देते हुए। तो ये होता है इम्पाइल्ड प्लेज जिसको बोलते हैं बैंकर्स लियन। अगर बैंकर्स लियन में गुड्स और सिक्योरिटी रखा गया है तो वो बेच भी सकता है उसको प्रॉपर नोटिस देते हुए। अब बात करते हैं निगेटिव लियन के बारे में। निगेटिव लियन क्या है? निगेटिव लियन एक्चुअल में एक अंडरटेकिंग है। निगेटिव लियन इज़ ए अंडरटेकिंग बाय द बोरोवर दैट ही विल नॉट क्रिएट एनी चार्ज और सेल द सिक्योरिटी विदाउट कंसेंट ऑफ बैंक टिल बैंक ड्यूज आर एडजस्टेड। जी हाँ, नेगेटिव लियन एक घोषणा पत्र है जिसमें जो देनदार है ये घोषणा करता है कि जब तक बैंक का ड्यूज क्लियर नहीं हो जाता मैं इस सिक्योरिटी या गुड्स को कहीं बेचूंगा नहीं, कहीं अदर जगह चार्ज नहीं करूंगा। इसीलिए इसको नेगेटिव लियन बोलते हैं और इसका उतना महत्व नहीं रह जाता। ये नेगेटिव लियन है, केवल घोषणा है। और बैंकर्स लियन में वो पोजीशन भी रहता है उसमें और एज वेल एज वो बेच भी सकते हैं एज पर प्रॉपर नोटिस देते हुए। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन जगहों पर बैंक जो है ये ग्रहणाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये राइट टू लियन जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज लियन अंडर फॉलोइंग कंडीशन। वो कौन से कंडीशन है जहाँ पर ये जो बैंकर्स लियन है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? पहला कंडीशन है गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली। अगर कोई ग्राहक ब्रांच में आया है और अपने साथ गुड्स रखा हुआ है और गुड्स और सिक्योरिटी को भूलवश छोड़ के चला गया तो उस पर लियन नहीं लग सकता। जी हाँ, दूसरी कंडीशन है कि गुड्स डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर कोई गुड्स है और दूसरे पर्पस के लिए जमा किया गया है उसमें लियन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। गुड्स लॉइंग इन द लॉकर, ग्राहक के पास लॉकर है और लॉकर में सामान रखे गए हैं तो उस पर भी लियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अगला कंडीशन है गुड्स गिवन टू द सेफ कस्टडी। अगर सेफ कस्टडी में भी गुड्स रखे गए हैं तो उस पर भी लियन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर बैंक जो है लियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। पहला है अगर गुड्स जो है भूलवश छोड़ दिए हैं, गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली। अगर गुड्स अलग पर्पस से डिपॉजिट किया गया है तो उसको नहीं कर सकते। अगर गुड्स लाइंग ऑन लॉकर, अगर लॉकर में रखा है तो भी नहीं कर सकते। अगर गुड्स जो है सेफ डिपॉजिट कस्टडी में रखा गया है तो भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राइट ऑफ सेटअप। जी हाँ, अभी राइट ऑफ सेटअप जो होता है ये दूसरा जो अधिकार है बैंक का राइट ऑफ सेटअप है, उसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। सेटअप मीन्स कंबाइनिंग ऑफ द अकाउंट व्हेन वन अकाउंट इन डेबिट एंड अदर अकाउंट इन क्रेडिट। सेटअप का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर किसी ग्राहक के 2 से ज़्यादा खाते हैं और अगर एक खाता जो है डेबिट में है, डेबिट बैलेंस में है और एक खाता जो है क्रेडिट बैलेंस में है, और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को अगर एडजस्ट कर दिया जाए या समायोजित किया जाए, क्रेडिट बैलेंस से राशि अंतरित करके डेबिट में डाल दी जाए तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ सेटअप।
जी हाँ, सेटअप मीन्स कंबाइनिंग ऑफ अकाउंट व्हेन वन अकाउंट इज इन डेबिट एंड अनदर अकाउंट इन क्रेडिट। राइट ऑफ सेटअप इज नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट, इट इज एज पर इम्पाइल कॉन्ट्रैक्ट। राइट ऑफ सेटअप जो है किसी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ये एक इम्पाइल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत बैंकर जो है राइट ऑफ सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन ए बैंक डेबिट्स सेविंग एंड करंट अकाउंट ऑफ ए कस्टमर एंड क्रेडिट द सेम टू ओवरड्यू लोन अकाउंट्स ऑफ सेम कस्टमर, दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड राइट ऑफ सेटअप। किसी भी ग्राहक के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा हुए पैसे को अगर उसके किसी ओवरड्यू अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ सेटअप। जी हाँ, राइट ऑफ सेटअप जो होता है वो एक्सरसाइज करने से पहले बैंक को नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, राइट ऑफ सेटअप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैंक को सेटअप इस्तेमाल करने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए। और किन किन कंडीशन में राइट ऑफ सेटअप चलाए जाते हैं चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि बोथ अकाउंट शुड बी ड्यू होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जिस पर एडजस्ट कर रहे हैं वो ड्यू होना चाहिए एंड नॉट इन एक्रूवल ड्यू। राइट ऑफ सेटअप चला सकता है बैंक, लेकिन वो अकाउंट जो है एक्चुअल में ड्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले सितंबर 2020 में ड्यू होने वाला है तो अभी से उसके सेविंग से डेबिट करके रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ड्यू, एक्रूवल बेसिस पे ड्यू नहीं होना चाहिए, एक्चुअल ड्यू होना चाहिए, तभी राइट ऑफ सेटअप चलेगा। इफ़ टर्म लोन CCOD आर रेगुलर देन बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेटअप। अगर टर्म लोन है, CCOD लोन अकाउंट है, अगर वो रेगुलर चल रहे हैं तो राइट ऑफ सेटअप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देख रहे थे राइट ऑफ सेटअप का इस्तेमाल, अगर एक खाता डेबिट है तो दूसरा खाता क्रेडिट है तो उसको समायोजित कर सकते हैं, उसको डेबिट करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसको राइट ऑफ सेटअप बोलते हैं। लेकिन राइट ऑफ सेटअप चलाने के लिए एक्चुअल में वो ड्यू होने चाहिए, एक्रूवल बेसिस पे ड्यू होने से नहीं चला सकते। साथ ही साथ अगर टर्म लोन CCOD अकाउंट रेगुलर है तो भी राइट ऑफ सेटअप नहीं चला सकते। दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों सेम नेम, सेम राइट, सेम कैपेसिटी पे हैं तो राइट ऑफ सेटअप चलेगा। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि राइट ऑफ सेटअप चलाने के लिए जो अकाउंट जिनमें सेटअप चला रहे हैं उसमें सेम नेम, सेम राइट, सेम कैपेसिटी होने चाहिए। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर एक लोन अकाउंट जो है ए के नाम पे है तो इसमें कैसे कैसे कंडीशन होंगे, सेटअप चलेगा कि नहीं चलेगा, आइए देखते हैं। अगर लोन अकाउंट ए के नाम पर है और ओवरड्यू हो गया है और डिपॉजिट भी ए के नाम पर हो, डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए, तब सेटअप लग जाएगा। जी हाँ, लोन खाता जो है ए के नाम पर है और ओवरड्यू है वो, और डिपॉजिट भी ए के नाम पर है तो सेटअप लग जाएगा। अगर लोन अकाउंट ए के नाम पर है और डिपॉजिट जो है ए एंड सन्स प्रोप्राइटरशिप में है, ए एंड सन्स प्रोप्राइटरशिप में है तो भी सेटअप लग जाएगा क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में है। अगर डिपॉजिट जो है ए एंड बी के नाम पर है, फॉर्मर सर्वाइवर या आइदर सर्वाइवर के नाम पर है, तो सेटअप जो है नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंडीशन है। अगर लोन जो है ए के नाम पर है, अगर वो ओवरड्यू है और डिपॉजिट ए के नाम पे है तो सेटअप लग जाएगा। डिपॉजिट ए एंड सन्स प्रोप्राइटरशिप के नाम पे है तो सेटअप लग जाएगा। और अगर डिपॉजिट अकाउंट ए एंड बी जॉइंट नाम पर है, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर हो आइदर सर्वाइवर, तो सेटअप नहीं लगेगा। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगर लोन अकाउंट ए एंड बी के नाम पर है, जी हाँ, लोन अकाउंट ए एंड बी के नाम से है और खाता जो ओवरड्यू हो गया है, तो यहाँ पर देखते हैं सेटअप लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लोन ए एंड बी के नाम से है और डिपॉजिट अगर ए के नाम पर है, डिपॉजिट अगर ए के नाम पर है तो सेटअप लग जाएगा। जी हाँ, अगर डिपॉजिट बी के नाम पर है, केवल बी के नाम पर है, तो भी सेटअप लग जाएगा। अगर डिपॉजिट ए एंड बी के नाम पर है, फॉर्मर सर्वाइवर आइदर सर्वाइवर, तो सेटअप लग जाएगा। अगर डिपॉजिट बी एंड ए के नाम पर भी है तो भी सेटअप लग जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो है लोन अकाउंट जो है ए एंड बी के नाम से, इसलिए चारों कंडीशन में सेटअप लग जाएगा। अभी बात करते हैं एक फर्म या कंपनी का पार्टनरशिप फॉर्म है तो किस तरह से लगेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, ABC पार्टनर्स हैं और उनका एक अकाउंट है और वो ओवरड्यू है, तो सेटअप कैसे कैसे लगेगा। अगर लोन जो है ABC के नाम पर है और ओवरड्यू है और अगर डिपॉजिट ए के नाम पर है तो सेटअप लग जाएगा। अगर डिपॉजिट बी के नाम पर है तो सेटअप लग जाएगा। अगर डिपॉजिट जो है सी के नाम पर है तो भी सेटअप लग जाएगा। और अगर डिपॉजिट जो है वो तीनों नाम से है तो भी सेटअप लग जाएगा। राइट ऑफ सेटअप किस तरह से लगेगा, इसमें सेम नेम, सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट्स होने चाहिए, तब राइट ऑफ सेटअप लग जाएगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ आया होगा। अब बात करते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की। जी हाँ, अभी हम चर्चा किए दो राइट्स की। पहला राइट है राइट ऑफ लियन, जिसको ग्रहणाधिकार बोलते हैं। दूसरा राइट ऑफ सेटअप, जिसमें हम एक डेबिट अकाउंट है तो उसको किसी क्रेडिट अकाउंट उसी के सेम नेम सेम कैपेसिटी से एडजस्ट कर सकते हैं अगर ड्यू हो तो। और तीसरा राइट यहाँ पर जो चर्चा करेंगे हम, वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है।
एक्चुअली राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो है पार्टनरशिप फॉर्म में लागू होते हैं उनमें पेमेंट के लिए, और इसके लिए क्लेटन रूल्स लगाए जाते हैं। क्लेटन रूल इज़ रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जी हाँ, क्लेटन रूल इज़ एप्लीकेबल टू द रनिंग अकाउंट लाइक CCOD। क्लेटन रूल जो है वो CCOD रनिंग अकाउंट में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो तो उस ऐसे कंडीशन में क्लेटन रूल लगाया जाता है। उसी अधिकार को राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। एक्चुअली क्लेटन रूल इज़ एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेंटी ऑफ पार्टनर, जॉइंट अकाउंट होल्डर एंड गारंटर। अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर जॉइंट बॉरोवर की डेथ हो गई है, गारंटर की डेथ हो गई है, तो ये क्लेटन रूल लगाया जाता है और उस फंड को अप्रोप्रिएट किया जाता है। इसी अधिकार को राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। और क्लेटन रूल जो होता है वो इस बेसिस पे काम करता है, एज पर क्लेटन रूल फर्स्ट डेबिट विल डिस्चार्ज फर्स्ट। अगर पहला जो डेबिट हुआ है पहले डिस्चार्ज होगा, ये क्लेटन रूल बताता है। फर्स्ट डेबिट विल डिस्चार्ज फर्स्ट, क्लेटन रूल किया। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ABC एंड सन्स एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ABC सन्स एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ABC पार्टनर्स हैं। अगर ए जो है ए की मृत्यु हो जाती है, ए डाइज ऑन 1 फरवरी 2020। जी हाँ, अगर ए की मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2020 को, और डेबिट बैलेंस जिस समय उसकी मृत्यु हुई डेबिट बैलेंस थी उस खाते में ABC पार्टनरशिप फॉर्म में 30 लाख रुपए। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कि एक ABC फॉर्म है जिसका CC अकाउंट रन हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म है, और अगर जो ए की मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी को और उस समय डेबिट बैलेंस था 30 लाख रुपए, और अमाउंट क्रेडिटेड इन 2 फरवरी उसके मृत्यु के अगले ही दिन अमाउंट 25 लाख क्रेडिट हो जाता है। और देखिए 1 तारीख को मृत्यु हुई, 2 तारीख को 25 लाख रुपए जमा हो गया, फिर 3 तारीख को उसमें अकाउंट स्टॉप नहीं होता है, अकाउंट चलता रहता है। 3 तारीख को जो है उसमें 28 लाख रुपए डेबिट हो गया। जी हाँ, 28 लाख रुपए डेबिट हो गया, और 4 फरवरी को उसमें 4 लाख रुपए क्रेडिट हो गया। ध्यान से देखिए, तो आप लाइबिलिटी आप स्टेक ऑफ डिसीज़ अगर पार्टनर निकालेंगे तो क्लेटन रूल के अनुसार उसका जो डिसीज़ है पार्टनर है उसका स्टेक क्या निकलेगा, उसकी जिम्मेवारी क्या निकलेगी, उसका कितना रुपए उसके स्टेक निकलेगा, वो निकालने के लिए फॉर्मूला है कि अगर बैलेंस जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी उसका बैलेंस माइनस क्रेडिट, उसके बाद अगर कोई क्रेडिट हुआ है तो वो उसकी स्टेक ऑफ डिसीज़ पार्टनर होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी को, 2 फरवरी को जिस समय मृत्यु हुई थी उसमें 30 लाख रुपए बैलेंस थे, 2 फरवरी को उसमें 25 लाख जमा हो गए, और 3 तारीख को 28 लाख रुपए फिर डेबिट हो गए, और 4 तारीख को 4 लाख रुपए जमा हो गए। तो अब इसका जो डिसीज पार्टनर है उसका अगर स्टेक निकालेंगे तो देखिए 30 तारीख को डेबिट बैलेंस था, लेकिन उसके अगले दिन 25 से जमा हो गया, तो माइनस कर दीजिए 5, और फिर उसके बाद जो डेबिट हुआ है वो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, डेबिट लाइबिलिटी नहीं है, केवल क्रेडिट ही उसमें एडजस्ट होंगे, क्योंकि क्लेटन रूल बोलता है फर्स्ट डेबिट विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो जो क्रेडिट हुआ है -4, तो कर लें 1 लाख रुपए। अब क्लेटन रूल के हिसाब से राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन के अनुसार उसका जो स्टेक ऑफ डिसीज अकाउंट होल्डर जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन किस तरह से क्लेटन रूल के अनुसार निकालते हैं। ये रनिंग CCOD अकाउंट्स में निकाले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो के आधार पर आपको समझ में आया होगा कि बैंकों की ड्यूटीज़ के बारे में और राइट्स के बारे में, क्या क्या राइट्स हैं बैंक के और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो हम समरी के तौर पे अगर देखें तो आज हम इस वीडियो में बात किए बैंकों की ड्यूटी है कि टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स, जो गोपनीयता को सुनिश्चित करना ग्राहकों की, और दूसरी जो ड्यूटीज़ है वो बैंक मस्ट पे द चेक का भुगतान जरूर करना, आवश्यक रूप से करना होता है। दूसरा हम राइट की बात की, राइट ऑफ लियन जो ग्रहणाधिकार बोलते हैं, राइट ऑफ सेटअप एंड राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में 1-2 सवाल हल करने के लिए काफ़ी आसानी से मदद करेगा, और मेरा ये प्रयास आपको एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए थोड़ा सहायक होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आग्रह करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड जुड़े वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहता हूं और एक दूसरे के साथ मिलकर हम सीखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।